संडे गुजरा और संडे में इतनी चीज़ें हुई हैं जो पूरी टेस्ट सीरीज़ में जितनी नहीं ना काउंटिंग में चीज़ें हुई इतनी मतलब 2 दिन के अंदर हो गई हैं। मुझे लगता है शेन वाटसन भी मज़े ले रहा होगा कि यार अच्छा किया मैं गया ही नहीं हूँ गैरी क्रिस्टियन के साथ जो हो गया। और शायद जेसन गिलिस्पी का भी कोई रिफ्ट चल रहा है पीसीबी के साथ कि आकिब जावेद विल बी बिकमिंग द न्यू हेड कोच। जी अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, एज यू ऑल नो इट्स नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। जैसे कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान ने फाइनली इंग्लैंड को सीरीज़ हराई थी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान फाइनली राइज कर रहा है और जो उनका डाउनफॉल चल रहा था काफ़ी देर से वो हमें लग रहा था कि शायद एंड हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट यू। सबसे पहले फ़खर के ड्रॉप होने के रूमर्स आए जो कि फिर सच प्रूव हुए और उसका एक अलग ही ड्रामा चल रहा है कि फ़खर को उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आकिब जावेद प्रेजेंट थे चेयरमैन के साथ और कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। लेकिन जो पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर्स के कोच गैरी कर्स्टन थे, सुनने में आ रहा है कि वो मुल्क में भी मौजूद नहीं थे स्क्वाड अनाउंसमेंट में, और उसी के एक दिन बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अबू बकर, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? ये वही हो रहा है यार जैसे तुम कह रहे हो कि नेवर अ डल डे, तो इट्स ऑलवेज नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब अभी यार पूरा मज़ा भी नहीं लेने दिया जीत का। अगर खैर गैरी क्रिस्टियन की बात करें, मतलब गैरी क्रिस्टियन रिज़ाइन आया, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ यही है। क्योंकि अब आज की बात करनी है, कल वाली ऐसे लग रहा है इतनी कुछ 6 महीने पहले हुई थी, मतलब इतनी न्यूज़ें आ जाती बीच में। और गैरी क्रिस्टियन जो है वो खैर ये जब मार्च में सारी चेंजेस हुई हैं, बाबर आजम कप्तान बने। मज़े की सबसे खैर स्टैट से शुरू करता हूँ। बाबर और गैरी क्रिस्टियन ऐसे दो बंदे हैं जिन्होंने, बाबर ने कप्तान बने वनडे के और बगैर कैप्टनसी किए एक भी ओडीआई मैच में दोबारा जब बने तो रिज़ाइन किया, और गैरी क्रिस्टियन ने बगैर एक भी वनडे के अंदर कोचिंग किए हुए ओडीआई की कप्तानी से रिज़ाइन किया। तो अब पता कोचिंग नहीं, से, हाँ कोचिंग से। तो अब पता नहीं क्या पाकिस्तान, मतलब हम चाहते क्या हैं कि गैरी, पहले तो हमें कोई फॉरेन कोच नहीं मिल रहा था। शेन वाटसन की बातें आई, शेन वाटसन मीडिया से ही इतना डर गए, और फिर आज तो मुझे लगता है शेन वाटसन भी मज़े ले रहा होगा कि यार अच्छा किया मैं गया ही नहीं हूँ गैरी क्रिस्टियन के साथ जो हो गया। मतलब 4 महीने भी नहीं हुए, 4-5 महीने हुए हैं। और वर्ल्ड कप के जो T20 वर्ल्ड कप है उसके बाद यही सुना था कि यार अब जो भी सर्जरी हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, उसमें यही हो रहा है कि सारे इख्तियार कोचेस को लेकिन होंगे। सर्जरी ये होने को ही नहीं रुक रही, ये क्या चक्कर है? और हमें रिपोर्ट्स आई हैं कि मतलब उनका भी और शायद जेसन गिलिस्पी का भी कोई रिफ्ट चल रहा है पीसीबी के साथ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जेसन गिलिस्पी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब एक सिर्फ मैच डे एनालिस्ट या स्ट्रेटिजिस्ट रह गए हैं क्योंकि उनकी ऑब्वियसली सिलेक्शन पावर्स ले ली गई हैं। तो ये पीसीबी क्या कर रहा है? हालांकि पहले हम ये कहते थे कि पीसीबी में लीडरशिप में इनकन्सिस्टेंसी बहुत है, तो इस वजह से जो कोचेज़ हैं ना वो रिलक्टेंट होते हैं। अब यही सेटअप है जो इन दो कोचेज़ को लेकर आया और फिर वही लोग उनकी पावर्स को बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो इस तरह फिर किस तरीके से जो फॉरेन जो लोग हैं या इवन इन हाउस जो आपके लोकल कोचेज़ भी हैं वो किस तरीके से मोटिवेट होंगे? नहीं, गैरी क्रिस्टियन का तो देखो ना, वर्ल्ड कप के बाद मैं कह रहा हूँ कि ये था कि दो कोचेज़ जो है ना, जो न्यूज़ में था बेसिकली, तो दो कोचेज़ जो हैं वही सारा कुछ करेंगे, वही सिलेक्शन करेंगे, वही मेनली चीज़ें। इवन जब बाबर ने कप्तानी छोड़ी तो यही था कि अब क्योंकि वो दो कोचेज़ सेलेक्टर भी थे, ठीक है, वो रेलिवेंट स्क्वाड की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें भी जैसन गिलिस्पी आपकी टेस्ट स्क्वाड की उसमें थे और गैरी क्रिस्टियन वनडे में थे, तो वाइट बॉल में बेसिकली। तो अब लग रहा था कि ये चीज़ें चलाएंगे। अब गैरी क्रिस्टियन ने भी चीज़ें चलानी थी। अभी तो ये न्यूज़ में सुनने में मिला कि गैरी क्रिस्टियन जो है वो बाबर और रिजवान को वनडे के अंदर सॉरी T20 के अंदर चाहते नहीं है, या उनको कैप्टनसी में नहीं चाहते। हारिस की बातें आई, कप्तानी की, साइम की, इस तरह करके। तो अभी वो सारी चीज़ें तो वहीं पे थी। तो हुआ ये है कि जी आज गैरी क्रिस्टियन का रिज़ाइन आ गया। अब रिज़ाइन की जो रीज़न बताई जा रही है वो ये, खैर काफ़ी सारे लोग, हाँ रिफ्ट पे आप जो कह रहे हैं वो ये है कि अब डेफिनेटली अगर कुछ इख्तलाफात हुए हैं तो 4 महीने के अंदर वो रिज़ाइन किया ना, ऐसे तो नहीं हुआ कि। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारी जो है ना ये बिल्डअप हो रहा है। अभी आई थिंक गिलिस्पी को ये लोग इंटरिम कोच कर लेंगे। मैंने जब से ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर हाई पानी शुरू हुई है ना पिचेस पे, जब ऑब्वियसली आकिब जावेद को जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए वो इट इज़ ड्यू, लेकिन मुझे ये लगना शुरू हो गया था। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड ही अपने कुछ दोस्तों के साथ बात की थी कि आकिब जावेद जो है ना, आई थिंक ही इज़ द न्यू मैन हु विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ पावर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। और अब मुझे लग रहा है कि गिलिस्पी को थोड़ी देर के लिए इंटरिम कोच रख के आकिब जावेद विल बी बिकमिंग द न्यू हेड कोच। उसका गिलिस्पी का तो अनाउंस ही ये हुआ है कि वो 1 मंथ का कोच है।
तो मतलब आपका कोच जो है ना, वो अभी जो हेड कोच वाइट बॉल को आज अनाउंस हुआ है जैसन गिलेस्पी, वो एक महीने का कोच है। और जो गैरी क्रिस्टियन की मैं रीज़न बात कर रहा हूँ वो ये आ रही है कि वो जो सिलेक्शन पे उनको एतराज़ है, और जो अभी हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स पे, उस पर उनको एतराज़ है। तो एतराज़ ज़ाहिर है, अगर एक बंदे को आपने जब हायर किया तो तब ये बोला कि आप टीम बनाओगे। अब गैरी क्रिस्टियन का ज़ाहिर है कि एक माइंड होगा, यार गैरी क्रिस्टियन है कोई वो आपका डायमंड क्लब का या यहाँ का कोच नहीं है। और ये वही कोच है जिसने इंडिया को आई थिंक कोई तकरीबन अराउंड 25 to 30 ईयर्स के बाद एक ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया था, और हमारा भी यही गोल था कि हम लोग बहुत देर से एक ओडीआई टूर्नामेंट नहीं जीते हुए। आपका गोल नहीं था बेसिकली, आप गोल ना बस बातें करते हो कि हमारा ये गोल है, हमारा वो गोल है। मतलब मुझे ये नहीं, तो आपका गोल नहीं था कि आपने वर्ल्ड कप गोल जीतना होता तो गैरी क्रिस्टियन जैसा कोच अगर आ गया है आपके पास, जहाँ पे वाटसन नहीं आ रहा था, लैंगर की तो बस बातें आप कर लेते हैं, लेकिन जब गैरी क्रिस्टियन आ गया था तो उसको आप 4 महीने बाद इन चीज़ों पे फारिग कर रहे हैं कि सिलेक्शन पे इख्तलाफ हो गया। तो भाई अगर एक बंदे को आपने टास्क दिया है कि अपनी टीम बनाओ, तो बनाने दो, पावर देनी चाहिए बगैर पूरी। मैं कहता हूँ एक वनडे मैच के बगैर वनडे का कोच कैसे हट गया, ठीक है, जब उसने एक 11 नहीं बनाई। तो बेसिकली आई थिंक जो पिछले महीने में बातें आ रही थी ना कि अब जो 11 बनेगी वो सिलेक्शन कमेटी बनाएगी, मेरे ख्याल से वो गैरी क्रिस्टियन को इस चीज़ पे इतराज़ होगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि 15 साल तो हो ही गए होंगे, मुझे भी थोड़ी एक मैं किसी आर्टिकल में पढ़ रहा था कि वो जेसन गिलेस्पी को कह रहे थे ग्लोरीफाइड बॉलिंग मशीन। तो अब जाहिर है कोच यहाँ पे, अब कोच का आप रोल ही चेंज करी जा रहे हो एक हेड कोच का, तो इस तरीके से फॉरेन कोच तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आई थिंक गिलेस्पी भी इतनी लंबी देर नहीं रुकेंगे। हाँ, मुझे तो ये गैरी वाले पे इसलिए बहुत ज़्यादा वो फील हो रहा है पर्सनल के, मतलब एक अफसोस फील हो रहा है, और इससे ज़्यादा क्या फील हो सकता है कि यार ये क्योंकि इतना अच्छा कोच आया था तो ये ऐसे चला गया। क्योंकि अब अगर आप किसी फॉरेन कोच की तरफ जाएंगे तो वो उसको नहीं नजर आएगा यार गैरी क्रिस्टियन के साथ ये हुआ है तो वो क्यों आएंगे। सो आई डोंट नो आप बोर्ड का क्या प्लानिंग है, क्योंकि अगर तो आप कह रहे हैं कि आकिब जावेद का वो कोचिंग का था, तो अगर वो होता तो अभी आज आकिब जावेद कोच तो वो फॉरन अब क्रिटिसिज्म मिलेगा ना कि उसने आके सारा सेटअप चेंज कर दिया। चीज़ें तो वो लोग भी थोड़ी वाली हम पढ़ नहीं सकते। चल रहे हैं, मैंने भी पहले भी मेरे ही माइंड में बातें की थी कि पाकिस्तान का कैप्टन चेंज होगा और रिजवान को आहिस्ता आहिस्ता ये लोग क्योस के बाद लाएंगे, और वही हुआ। कोचिंग की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब थोड़ी सी कैप्टनसी की बात करते हैं। द बेटन हैज़ बीन पास टू मोहम्मद रिजवान। क्या कहेंगे इस बारे में कि वो पीएसएल के बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है, और आई थिंक सक्सेसिवली वो 4 फाइनल्स में लेके गए हैं मुल्तान को। तो आई थिंक इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, और मैंने पिछली एपिसोड्स में कहा भी था कि ये सारा क्योस जो होगा इट विल इवेंचुअली लीड टू रिजवान बिकमिंग पाकिस्तान कैप्टन। तो ये बिल्कुल ये काफ़ी ऑब्वियस था, क्योंकि रिजवान के बगैर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। अभी स्क्वाड पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें आपका T20 के जो प्लेयर्स बन रहे हैं, बेशक आप उन प्लेयर्स को शामिल भी कर लो जो ड्रॉप हुए हैं। तो शादाब कहीं ना कहीं आ रहे थे कंटेंडर्स T20 के कैप्टन्स में, लेकिन वनडे में तो कोई और बंदा ही नहीं था, क्योंकि शादाब कहाँ से आगे, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं उनकी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सारे कंटेंडर्स इकट्ठे करो ना, जो ड्रॉप हुए हैं उनको भी, इफ्तिखार को भी शामिल कर लो बेशक, जिन्होंने फुल टॉस से मिस की हैं, तो फिर भी आपके पास जो कप्तानी है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिजवान ही आता था और शादाब आता था। लेकिन शादाब जो है वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है बॉलिंग से। तो अब शादाब ने कुछ बेशक चैंपियंस कप में किया, लेकिन यार ज़ाहिर है 3 वर्ल्ड कप देखें रिजवान तो टेस्ट में भी ऑब्वियस है, पर पाकिस्तान क्रिकेट तो हमेशा सरप्राइज ही थ्रो करती है ना, ऑब्वियस चीज़ें हमेशा नहीं करती। तो ये शुक्र करना चाहिए कि इस दफ़ा रिजवान को बना दिया। पता लगे कि रिजवान का कोई रिफ्ट हो जाता वो सलमान आगा को डायरेक्ट कैप्टन बना देते। लेकिन देखना भी है ना कि अब रिजवान के लिए खैर वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि जज्बात तो हमारे होते हैं गैरी क्रिस्टियन पे हटने पे। यही ना पाकिस्तान एक आकिब जावेद के साथ वाइट बॉल सीरीज़, अगर हम आकिब जावेद या जो नया सेटअप बन रहा है इनके साथ हम वाइट बॉल सीरीज़ भी जीतेंगे ना, फिर हम कहेंगे ओ यार बड़ा अच्छा किया है गैरी क्रिस्टियन को हटाया, ये तो आकिब के साथ हमने ये वाली सीरीज़ जीती है। फिर आगे भी एक हारेगा ना तो फिर कहेंगे गैरी क्रिस्टियन इम्प्रेशनेबल है हमारी फ़ैन बेस शुरू से। ना सिर्फ फ़ैन बेस बल्कि जो हमारे बोर्ड में जो नॉमिनीज़ भी होते हैं वो भी बहुत इम्प्रेशनेबल हैं, और थोड़ी सी हेयर से पे या क्रिटिसिज्म पे वो अपने डिसीजंस को चेंज कर देते हैं। लेकिन रिजवान पे जो है ना, रिजवान ने जो कप्तान बने हैं उस पर रिजवान इसलिए कप्तान बने हैं क्योंकि पीएसएल में सक्सेसफुल कप्तानी की है, उसके बाद चैंपियंस कप में बड़ी अच्छी कैप्टनसी की है, केपी के कैप्टन रहे, और पाकिस्तान की काफ़ी देर से लीडरशिप ग्रुप जिसे आप कह सकते हैं उसका हिस्सा है। तो बाबर को असिस्ट करते रहे हैं, तो आई थिंक ही इज़ द राइट डिसीजन। और इवन शान मसूद जब भी वो फॉर एग्जांपल आई थिंक उनका इतना लंबा तो टेस्ट कैप्टनसी का टेन्योर नहीं होगा। बाबर को असिस्ट करते रहे हैं, तो फिर जब बाबर रिमूव हुए तो रिजवान बने क्यों नहीं? तो वो फिर आपको पता है पॉलिटिक्स होती है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो नहीं, देयर इज नो डिनाइंग दैट। लेकिन ये है कि अब अच्छा हुआ कि रिजवान चलो बन गए, सही टाइम पे बने हैं ना। पहले आई थिंक रिजवान का ना बनना बेहतरी थी, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही थी। वो आप रिजवान के एंगल से आप सोच सकते हैं, मुझे तो नहीं पता रिजवान अंदर से क्या आप किस एंगल से सोच रहे हैं। मैं इस एंगल से सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम के रिजवान अगर आप कप्तान बन गए
तो खैर सलमान अली आगा उनके साथ वाइस कैप्टन भी हैं और रिजवान ने यही कहा कि मैं यही चाहूँगा कि जब हर वक्त कोई एक रेडी बैकअप कैप्टन होना चाहिए। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि रिजवान जो विकेट के पीछे से कप्तानी कर रहे होते हैं ना PSL में, वो ट्रांसलेट हो जानी चाहिए पाकिस्तान टीम में, अल्लाह करे कि हो। और इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द और वो जो बेस्ट। खुश दिल जैसे बॉलर से भी 21-22 विकेटें PSL के टूर्नामेंट निकलवा लेते हैं ना, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें आएँ। सो आई होप कि वो सारी चीज़ें ट्रांसलेट हों। रिजवान लगते तो PSL और डोमेस्टिक में बड़े अच्छे कप्तान हैं और मुझे उम्मीद है कि यार यहाँ पे भी बड़ी अच्छी कप्तानी जी करेंगे, बिल्कुल, लेकिन लेट्स let's होप see। फॉर द बेस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टनसी के अनाउंसमेंट के साथ साथ पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर के भी स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेज आए हैं। बाबर, शाहीन, नसीम को जिम्बाब्वे के टूर से रेस्ट कर दिया गया है और रिजवान सिर्फ T20 से रेस्ट किए गए हैं और ODIs खेलेंगे। तो इस डिसीजन को आप किस तरह देख रहे हैं? वनडे का स्क्वाड तो काफ़ी जो है ना वो चीज़ें ऑब्वियस थी, क्योंकि अगर आप वनडे की 11 सोचें तो एक फ़खर ज़मान ड्रॉप हुए। फ़खर ज़मान पे आई थिंक पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि फ़खर ज़मान आपके ओपनर हैं तो ओपनर से ही ओपन करते हैं। फ़खर जो ड्रॉप हुए सबसे पहले तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो स्क्वाड से भी ड्रॉप हो गए हैं। 4 स्क्वाड अनाउंस हुए हैं, T20 और वनडे ऑस्ट्रेलिया के लिए, T20 और वनडे जिम्बाब्वे के लिए। चारों स्क्वाड्स में वो नहीं है। उसकी रीज़न ये बताइए कि ट्वीट इज़ वन ऑफ द रीज़न जो उन्होंने बाबर के लिए की, लेकिन उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। लेट्स होप कि बस यही 2 रीज़न्स हों। लेकिन अब अगर फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो अब ये तो ज़ाहिर है कि फ़िट तो प्लेयर होने चाहिए, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ में ये देखा था कि यार हमारे जो बॉलर्स हैं ना, खुरम शहजाद, और वो उनसे 5 दिन बॉलिंग नहीं हुई, तो फिटनेस तो होनी तो चाहिए। लेकिन फ़खर का ये लग रहा है यार, देखो आपकी पूरी वनडे और T20 की टीम के अंदर अगर मुझे एक बंदे पे भरोसा होता है ना कि 200 हो गया T20 के अंदर या 400 हो गया वनडे के अंदर, तो वो फ़खर ये जो कर सकता है, ठीक है। तो अब आई डोंट नो का कि मैं कहीं ये भी देख रहा था कि रीसेंट पास्ट में जो कोई एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड था जिसमें आई थिंक ट्रेविस हेड के शायद 5 सेंचुरीज थी। फ़खर ज़मान इज़ लाइक एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग ओपनर इन ODIs। तो सिंस 2023 जनवरी 2023 के जनवरी से लेकर अब तक जो पाकिस्तानी बैटर्स हैं उसमें बाबर से भी ज़्यादा उनकी सेंचुरीज़ हैं। उनकी 4 सेंचुरीज़ है, बाबर की 2 हैं, अब्दुल्ला की 1 है, रिजवान की 1 है। सो फ़खर इज़ यार ये जो पिछले कुछ साल गुजरे हैं इसमें मैं मैच विनर्स देखूँ ना, ये शादाब की पिछले 1-1.5 साल में परफॉर्मेंस ख़राब हुई है, लेकिन उसके अलावा शादाब एक मैच विनर था आपकी टीम में जो अपने दिन पे अकेला मैच जितवा सकता है बॉल से भी। 2021 वाला जो सेमीफाइनल था उसमें शादाब ने ऑलमोस्ट मैच जितवा दिया था, स्मिथ को आउट के 4 विकेटें ली थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है साजिद खान के ज़्यादा मैन ऑफ द मैच हैं बाबर आजम और शाहीन से टेस्ट मैचेस में। लेकिन मैच विनर्स की आपने बात की तो मैंने कहा ये एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है ये मैं बता। चलो ये तो एक फैक्ट है, वो टेस्ट सीरीज़ वाली बात पे बात करते हैं। लेकिन जो फ़खर ज़मान का मैं कह रहा हूँ ना, फ़खर ज़मान का यार आपकी टीम में ऐसा बंदा है कि जो अपने दिन पे अकेला मैच जितवाता है। जब मैं 2010-11 वाली टीम की बात करता हूँ उसमें 3-4 बंदे मुझे ऐसे नज़र आते हैं कि जो अपने दिन पे ना अकेले मैच, जब उमर अकमल चलता था जिस दिन खेलता था उस दिन वो अकेला मैच जितवाता था। मैं आपको मैचेस वर्ल्ड कप के मैचेस देख लो, बिल्कुल मिचेल ये मैं सीरियसली, ये शायद मजाक लगे आप लोगों को उमर अकमल के बारे में, लेकिन भाई उमर अकमल के अंदर इतना जिगरा था कि वो मिचेल जॉनसन और इन लोगों को निकल के छक्के देखें। अब मारता था। इंटरनेशनल टीम में कोई प्लेयर आता है तो वो किसी लिए आता है ना, इतने नहीं, मैचेस तो आज की किसी ना किसी ने इंटरनेशनल भी टीम जिताए में हैं। वो प्लेयर नहीं है जो मिचेल स्टार को पाकिस्तान की तरफ से फ़खर ज़मान के अलावा किसने उसको छक्के मारे हैं वर्ल्ड तो कप के पिछली टीम में कौन था जो उसको मिचेल ब्रैटली को किसने छक्के मारे? मिचेल जॉनसन को उमर अकमल ने मारा है। 2011 का वर्ल्ड कप देख लें, आल्दो वो ब्रैटली का आखिरी था, लेकिन उसमें उमर अकमल ने वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हमने जीता था, ठीक है। सो बात करने का सिर्फ मकसद ये है, उमर अकमल को टीम में वापस लाएं। नहीं, जो अभी का उमर अकमल है ना उसका थोड़ा ख्याल करें। वो फ़खर ज़मान है, और फ़खर ज़मान वो प्लेयर है, जब आपने 400 खा लिया था ना न्यूजीलैंड के चिनासवामी में, तब फ़खर ज़मान पे ही भरोसा था यार ये खड़ा रहना तो जीत जाएंगे, और वो जब तक खड़ा था हमें यकीन था वो जीतेगा। जब मज़हर ने उनसे क्वेश्चन भी किया था कि आप जो है वो हम जीत भी सकते थे, और फ़खर ने रिप्लाई किया सकते क्या होता है, हम जीत। तो ये जो मेंटालिटी है ना, फौजी मेंटालिटी उनकी बहुत अच्छी, मतलब एक मैच विनिंग मेंटालिटी जो है ना बेसिकली, वो मेरे ख्याल में इस टीम के अंदर वो फ़खर ज़मान की ही थी, और उसके ऊपर ही हमारा बहुत ही जैसे कहते हैं ना नेवर गिव अप एटीट्यूड तो है उनका। अब मुझे नहीं पता उनका फिटनेस में क्या स्कोर है, लेकिन एक बंदा जिस पे सबसे ज़्यादा हम रिलाई करते हैं एज अ फ़ैन, तो वो तो फ़खर ज़मान ही है। बिल्कुल, उन्होंने आई थिंक बहुत ही अनलकी रह गए थे, वरना वो पाकिस्तान के एक शायद बड़े ही गिने चुने बैट्समैन, इंटरनेशनल बैट्समैन में होते जिन्होंने 2 डबल सेंचुरीज़ की होती हैं ODIs की। ये न्यूजीलैंड वाले मैच में भी अगर इंटरप्शंस ना होती तो जिस तरीके से वो खेल रहे थे, लेकिन आई एम श्योर फ़खर को ये, आपको अफसोस है, फ़खर को अफसोस नहीं होगा यार मेरी दूसरी डबल सेंचुरी हुई है या नहीं, उसे यही अफसोस है कि यार अगर हम ये 400 वाला चेज़ कर जाते ये सबसे बड़ी चीज़ होती। सही बात है, बिल्कुल आपने सही बात की। थोड़ी सी और एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं। पाकिस्तान ने सऊद
शकील, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, इन सबको एक्सक्लूड कर दिया है। मोहम्मद हारिस भी एक्सक्लूड हो गए हैं। उन पे बड़ी चर्चा हो रही थी कि ये जैसे पता नहीं बहुत ही कोई मैच विनर हैं और नहीं एक है। एक्सप्लोसिव हैं। मैंने कब मना किया बट वो एक उनके आ रहा था ना कि उनको वो बड़े रिस्क टेकर हैं। तो इस सब पे क्या तासुरात हैं आपके? यार अब स्क्वाड्स अगर देखें ना तो ये है कि साइम अयूब T20 में नहीं है, क्योंकि वो T20 20-22 जो खेले उनमें परफॉर्मेंस नहीं है, वनडे स्क्वाड में हैं। इस तरह काफ़ी चीज़ें जो एक स्क्वाड में 4 स्क्वाड्स हैं, कोई एक में है, कोई काफ़ी 2 ज़्यादा में है। मेडन कॉल्स आई हैं। मेडन अरफात कॉल्स हैं। मिनहास, जहादार खान, उमेर बिन यूसुफ, अच्छा सुफियान मुकीम, इन सब को ऑस्ट्रेलिया की 3 मैच T20I सीरीज़ के लिए इंक्लूड कर लेंगे। तो एक अच्छा ऐसा लग रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ पाकिस्तान अपनी इंक्रीज़ करना चाह रहा है इन दोनों टूर्स पे। हाँ, अब T20 पे आते हैं ना तो मेडन कॉल से इशू नहीं है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मेडन कॉल्स हैं, क्योंकि T20 की जो टीम है ना, अब मेरा थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन है, इसको बायस समझो जो मर्ज़ी समझो, लेकिन मैं जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया की टीम देखता हूँ ना, इवन साउथ अफ्रीका की और न्यूजीलैंड की, तो उनकी टीमों के साथ हमारा टीम का कोई कंपटीशन उस तरह से नहीं है। आपने देख लिया, आप 1 से लेकर 6 तक बैटर देख लो, हमारा उनके साथ कंपटीशन नहीं है T20s में। वो तो फिर एबिलिटी पे भी बात आ जाती है ना हाँ, कि लेकिन कितनी अब एबिलिटी उसमें है। उसके लिए ज़रूरी यही है कि आपको नया टैलेंट आजमाना है, ठीक है, नई अप्रोच आजमानी है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया की T20 ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए T20 की टीम सेलेक्ट हुई है ना, इसमें से मेरे से तो 11 नहीं बन रही, ठीक है। मतलब ज़ाहिर है कि मेरा वो लेवल भी नहीं होगा जो सिलेक्टर्स का है, लेकिन मेरे से तो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखो हमारी T20 का जो टीम का मेन मसला मुझे नज़र आता था वो ये था कि हम मोस्टली ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार स्ट्राइक रेट में भी ये कि बाबर और रिजवान पे सबसे ज़्यादा ओपनिंग पे बात इसलिए होती है, 2 सेम स्टाइल के बैटर ओपन करते हैं, पावर प्ले यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने सलमान अली आगा को शामिल किया है। सलमान अली आगा मेरा फेवरेट प्लेयर है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मसला ये है आपने जब T20 में डाला है तो वहाँ एक पे और सिमिलर प्लेयर आ बाबर, गया। रिजवान, सलमान अली 3 एक जैसे हो गए। हसीबुल्ला आया नया प्लेयर, हसीबुल्ला बहुत टैलेंटेड अच्छा प्लेयर है, लेकिन इन 3 के साथ वो चौथा सेम स्टाइल का ऑलमोस्ट प्लेयर हो गया। Although हारिस और साइम अयूब दोनों चले गए ना, अब ये हारिस मसला और हुआ है। साइम दोनों नहीं है। अच्छा, एक और प्लेयर आया साहिबजादा फरहान, ज़्यादा डिफरेंट वो भी नहीं है। सलमान, बाबर, रिजवान और क्यों नहीं, अब फरहान और चारों ये हसीबुल्ला, चारों एक ही 11 में खेलते हुए तो मुझे नजर नहीं पांचवा आ रहे। हसीबुल्ला, 5 प्लेयर एक स्टाइल के हैं, तो 11 किस तरह बनानी है, ठीक है, क्योंकि बैट्समैन आपने कितने ही सेलेक्ट करने हैं। उमेर बिन यूसुफ तो हैं, उनको शायद ट्राई हाँ, करना। अब आई डोंट नो ये कैसे 11 बनेगी कि उस्मान खान हैं वो चलो टॉप पे खेलेंगे ओपनिंग, और नीचे आई डोंट नो कैसे बनेगी ये T20 ऑस्ट्रेलिया वाली ना, मुझे ये नहीं समझ आ रही ये तो 11 अब कैसे देखे ना, ट्रायल एंड टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली अब पाकिस्तान ने सारे मैं कह पिछले रहा हूँ ये प्लेयर्स को अच्छी चेक बात है, किया। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप टैलेंट आजमा रहे हैं, लेकिन थोड़ा देखो, आप जब भी टीम बनाते हो ना, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप पहले 11 बनाते हो और उसके अराउंड अपने 15 बनाते हो, लेकिन पहले 11 तो बने, 11 के अंदर मे भी अब उन्होंने डेब्यू कराना है ना, आप लोगों को डेब्यू कराएंगे तभी पता लगेगा कि वो कितने पानी में है। उससे चलो पहले तो ठीक पता है, नहीं लगेगा। आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। हाँ, ये अब चलो नए बच्चों को चांस तो प्लेयर्स को मिलना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन बॉलिंग की बात करें यार, इसमें अराफात मिन्हास आए हैं, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अराफात ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है उसमें अच्छे इमर्जिंग कप में, तो ऑलराउंडर। अराफात जो है वो बैट से भी परफॉर्म किया। अराफात मिन्हास की परफॉर्मेंस की मुझे बहुत ज़्यादा वेट था और बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए हुई है क्योंकि शादाब खान स्ट्रगल कर रहे हैं, नवाज़ पहले टीम से बाहर हो चुका है, तो नंबर 7 पे जो एक ऑलराउंड ऑप्शन है, चाहे वो स्पिन हो चाहे वो फास्ट हो, हमारे पास कम है, ठीक है। आमिर जमाल की बॉल से वाइट बॉल में अभी कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी। एक तो खैर उन्होंने T20 इतने ज़्यादा खेले भी नहीं है। जहांदाद अभी इस टीम में आए हैं, जहांदाद से भी काफ़ी उम्मीद होगी क्योंकि हमें ऑलराउंडर चाहिए। तो अरफात का इसलिए मुझे जो है ना अच्छा लगा, उसने इमर्जिंग एशिया कप में परफॉर्म किया, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्म किया। उमैर बिन यूसुफ ने एक बहुत अच्छी नाक खेली, वो भी स्क्वाड में है। हाँ, अब अच्छी थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर लेते हैं, वो ये है कि इस स्क्वाड के अंदर जिम्बाब्वे टूर के अंदर से मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया गया। बिल्कुल, मेन प्लेयर्स बहुत अच्छी चीज़ नसीम, है। बाबर, रिजवान और शाहीन को भी रेस्ट बिल्कुल। करा दिए गए। रिजवान को T20 और से कर दिया दूसरा गया। एक ओडीआई स्क्वाड की मुझे एक बहुत पॉजिटिव बात ये लगी है कि इवन दो फ़खर जमान की एक्सक्लूजन एक उतने अच्छे तरीके से नहीं हुई, बट उससे साइम अयूब को एक मेडन मौका मिल रहा है ओडीआई सीरीज़ में। और इसके साथ साथ हमारे साथ साइम अयूब के साथ साथ जो अब्दुल्ला शफीक और उसकी पार्टनरशिप है वो हमें देखने को मिलेगी। और एक तरह से आप फ़खर तो आपको पता है कि अगर उनका मसला रिजॉल्व हो जाता है तो ही विल कम बैक इनटू द टीम, बट एक तरह से साइम एक प्रिपेयर हो रहा है फ्यूचर के लिए पाकिस्तान का। टेस्ट तो खेल ही रहे हैं बट लिमिटेड ओवर्स में भी उनको टेस्ट किया जाएगा, तो आई थिंक इट वुड बी अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर साइम। फ़खर जब पहले वर्ल्ड कप के अंदर कुछ 2-3 मैचेस में बाहर बैठे थे तो उससे हमें अब्दुल्ला शफीक मिले। अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया, तो फिर इंडिया वाले मैच के बाद इमाम ड्रॉप हुए तो अब्दुल्ला और फ़खर का अच्छा पेयर बन गया। तो इसके साथ साथ ओडीआई स्क्वाड में मैं बड़ा
खुश हूँ कि मोहम्मद हसनैन को चांस वापस दिया गया है और आई थिंक पाकिस्तान he के जो deserved- बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है, हारिस रऊफ़ हो गए, नसीम हो गए, ये ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंस में लैग आ रहा है। हारिस रऊफ़ जो हैं परफॉर्मेंस की वजह से डिमोशन भी हो गई है उनकी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आई थिंक मोहम्मद हसनैन इज़ समवन जिनकी पेस भी अच्छी है एंड ही कैन बूस्ट नहीं, वो deserve बॉलिंग करते हैं। अटैक वंस जिस अगेन। तरह मोहम्मद हसनैन चैंपियंस कप में बॉलिंग की है, मोहम्मद हसनैन लीडिंग विकेट टेकर है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, तो मोहम्मद हसनैन ने जो रिकवरी की है अपने एक्शन और उन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़बरदस्त रही है। और अभी अगर मोहम्मद हसनैन तो इस डेफिनेटली इस फास्ट बॉलिंग स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए। और ये है कि यार देखो, जब आपके पास एक आधा फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है पीछे वो नहीं होता बैकअप, तो हसनैन, नसीम, शाहीन और ऊपर से आपके मेन ऐसा नहीं है कि मेन आपके जो परफॉर्मर्स या मेन बॉलर्स हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा आउट कर रहे हैं और वो कोई बहुत ज़्यादा अखीर उन्होंने परफॉर्मेंसेस रिसेंटली दी हैं, काफ़ी ऑफ कलर रहे हैं हमारे बैटर हो या बॉलर, काफ़ी ऑफ कलर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये हाल है। हम T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से आ रहे हैं, वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उसकी वजह से अब ये बॉलर्स आए तो कम से कम एक कंपटीशन भी होना चाहिए। सारे नए बॉलर्स आए हैं और हमने नए लड़कों की बात की है, तो इन सारे लड़कों को मतलब मोस्ट ऑफ द लड़कों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, न्यूली कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, कुछ लोगों की डिमोशन हुई है। मुझे जो एक पर्सनली बग कर रही है बात, अब शान मसूद आपके टेस्ट कीपर हैं, हाँ, अगर आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी बी दे ही दिए तो आपको इस तरह ये मेंशन करना नहीं चाहिए कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, बिल्कुल। क्योंकि आप ठीक है, बेशक वो चीज़ एग्जिस्ट करी हो, बेशक आपने उनको उतनी देर ही कॉन्ट्रैक्ट देना है जब तक वो कैप्टन है, लेकिन ये चीज़ अलग से जब आप मेंशन कर देते हैं ना, तो इट इज़ वेरी डिमीनिंग फॉर अ टेस्ट कीपर ऑफ अ नेशनल साइड। और जो एक दिन पहले सीरीज जीता है 2-1 इंग्लैंड से, 2-1 सीरीज जीते हैं आप, मतलब किस तरीके का आप स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं या आप किस तरीके की मोटिवेशन दे रहे हैं या कोई एक मेंटल हेल्थ का जो आपको एक प्लेयर्स का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी उसी चीज़ में आती हैं कि आपने प्लेयर्स को कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है एज अ बोर्ड। वो कैप्टन जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्लेयर्स को डिफेंड करता है। जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है इंग्लैंड शान मसूद सुप्रीमेसी, हाँ, तो वो उसमें उनसे एक सवाल किया गया कि यार अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस नहीं है, साइम की नहीं है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, तो शान का यही जवाब था कि मतलब लाइक आप हार में से भी नेगेटिव, जीत में से भी नेगेटिव निकाल रहे हैं। तो शान ने हमेशा अपने प्लेयर्स को डिफेंड किया। मैं जब तक शान कैप्टन नहीं थे तब मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन था, लेकिन जब से शान कैप्टन बने तो एक तो अपने कप्तान को ज़ाहिर, अब रिजवान कप्तान बने, मे भी मेरा ये ओपिनियन हो कि T20 के अंदर रिजवान नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो जो गैरी वाली बात आई थी मेरे माइंड में तो वो है नहीं, तो आप चाह रहे हैं आपको जो रिजवान T20 कैप्टन बन गया, आप कह रहे हैं उनमें टीम में नहीं होना चाहिए? अब तो कैप्टन है। नहीं, अगर आप कैप्टन ना होते तो आप कह रहे हैं रिजवान को T20 टीम में नहीं होना चाहिए? एक डिफरेंट सोच ये पाई जाती थी और है कि एक आप ऐसी टीम पाकिस्तान बना सकता है अपने अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के लिए कि अभी जो आपके T20s हैं उनमें से रिजवान, बाबर, शाहीन मेन प्लेयर्स को ना खिलाओ। आप अपने वनडे, मैं ना रेस्ट कर रहा हूँ ना ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको अभी ना खिलाओ, उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वनडे खिलाओ, आप नए प्लेयर्स को बिल्कुल खिलाओ। हाँ, अब आप किधर जा रहे हो, आपके पास 37, 38, 40 के करीब T20 मैचेस आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ना डिफरेंट नहीं। प्लेयर्स को, आप अगर उन्हें खेलने का मौका नहीं दे रहे। इंटरनेशनल प्लेयर का तो यही काम होता है कि उन्होंने इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात सुने, मौका पिछले 3 वर्ल्ड कप से ना ये प्लेयर बहुत मौका मिल रहा है। तो रिजवान कितने, रिजवान वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम रन स्कोरर्स में आते हैं T20 आईज में। अच्छा, ये जो आपने मौके की बात की है मेडन कॉल से, उनको नहीं मौका देना, मैं कह रहा हूँ मौका देना है, लेकिन आप रिजवान को इस तरह बिला वजह बाहर तो नहीं कर सकते ना भाई। एक सेकंड, 15 बंदे हैं उन, अब रिजवान जिम्बाब्वे की, अच्छा बताएं मुझे, रिजवान जिम्बाब्वे वाले खेल भी नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ रिजवान जिम्बाब्वे की T20 क्यों नहीं खेल रहे? वो तो रेस्ट है ना। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली आपने कहा है रेस्ट भी नहीं करना, ड्रॉप भी नहीं करना। रेस्ट क्यों करवा रहे हैं? ऑब्वियसली ताकि प्लेयर्स को मौका मिले, लेकिन वो एक लिमिटेड सीरीज के लिए, ये नहीं कि लिमिटेड सीरीज ही मैं भी कह रहा हूँ कि स्टार्ट जब तक चैंपियंस ट्रॉफी है उस तक 2-3 सीरीज है ना, तब तक अपने मेन प्लेयर्स को T20 ना खिलाओ। ठीक है, मेरी ये सोच है, मतलब अब नहीं हो सकता। आप देखें, हारिस और साइम अयूब को हमने मौका नहीं दिया कितना T20 में, हारिस को प्रॉपर मौका नहीं मिला, साइम को प्रॉपर मौका नहीं मिला। मुझे एक चीज बताएं, हारिस ने 4 T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर परफॉर्म किया उसके बाद की बात करें, एक सेकंड, उधर परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका वाला मैच जिताया। उसके बाद एक कौन सी फेलियर आया, अफगानिस्तान के 3 T20s। उसके बाद हारिस ने उसके बाद उसमें तो पूरी टीम फेल हुई। उसके बाद हारिस ने कौन सी बैड परफॉर्मेंस दी जिसकी बेस पे देखें, फिर यही लोग होते हैं जब पाकिस्तान की टीम 60-70 पे आउट हो जाएगी ना इन प्लेयर से, तो फिर यही लोग होते हैं जो फिर टीम को ब्लेम करें। तो हुआ है इसी तरह हुआ है, जब पाकिस्तान को स्टेबिलिटी नहीं मिली ऊपर से टॉप पे, तो पाकिस्तान के पावर प्ले में जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान पैनिक हो जाता है। ये आप कह रहे हैं कि अगर ये छोटे प्लेयर्स वाली, जो न्यू प्लेयर्स वाली बेसिकली टीम है, ये 70 पे आउट हो जाएगी तो क्या बनेगा? मुझे बताओ, वो जो बड़े प्लेयर्स वाली टीम जिससे 120 पे 120 नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? वो तो पिचेस थी ना, वो उधर की पिच
पिच देखें, उधर की पिच पाकिस्तान की यार, जितनी ये पोटेंशियल argument कैपेबिलिटी है ना, वो वो रविश पाकिस्तान के और कितने प्लेयर्स सारे कैपेबिलिटी थी ना उनमें। नहीं, यही लोग पीएसएल में परफॉर्म कर रहे होते हैं, यही लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे कौन होते हैं। लोग? इस चीज़ की क्या गारंटी है नहीं, जो मैं ये सारे कह रहा हूँ, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो लोग वहाँ परफॉर्म करते हैं? खैर हम ये करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं वो बताएं कि मेरा ये ओपिनियन है कि जो रिजवान, बाबर, शाहीन, ये जो लोग हैं ना सीनियर्स, मेरा ये ओपिनियन है कि अगर रिजवान के कैप्टन बनने से पहले तक की जो बात है कि इनको चैंपियंस ट्रॉफी तक T20 ना खिलाओ और जो नए प्लेयर्स हैं उनकी एक T20 टीम बनाओ। हाँ, उसके बाद आपको लगता है यार ये न्यू 4-5 प्लेयर्स फिट आ रहे हैं टीम में, उनको खिलाओ और उनमें ये सीनियर सैंडविच कर लो और उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप की जो है ना तैयारी करो। आप बताओ कि आप अरहम के साथ हो, मेरे साथ हो, क्योंकि इनका ये ख्याल है नहीं नहीं, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम सब सीनियर प्लेयर हमेशा T20 खेलने चाहिए, एक आधी सीरीज़ में रेस्ट करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि 3 वर्ल्ड कप से वो सारे ही मैचेस खेल रहे हैं, कुछ कुछ रेस्ट उनको करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि थोड़ी सी अब आई थिंक जो पाकिस्तान की, अब हमने ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स थी इनकी तो बात कर ली है, बट थोड़ी सी अब जो पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद टेस्ट सीरीज़ जीती है, 3 साल बाद आई थिंक अराउंड हमने होम पे टेस्ट सीरीज़ जीती है, तो बहुत ही एक आई थिंक खुशखबरी की बात है कि फाइनली विद द हेल्प ऑफ साजिद एंड नुमान वी हैव मैनेज टू डिफीट अ टीम एट होम। तो क्या आपकी फीलिंग्स हैं इस बारे में? यार फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत मज़े ले रहा था इस जीत के, क्योंकि उस दिन जब हफ्ते को हम सैटरडे को जीते हैं तो काफ़ी मैंने जो है ना वो इस्लामाबाद था तो मैंने काफ़ी चीज़ें भी जाके डिफरेंट जगह से खाई जीत इंजॉय करने के लिए। तो अब अगले ही दिन वो स्क्वाड आ गया, फिर कप्तान आ गए, फिर कोच का रिज़ाइन आ गया, तो वो ज़्यादा नहीं मिल सका, 2 दिन के अंदर ही सारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, जीत की बात करें तो 3 साल के बाद पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ जीती है होम पे, टेस्ट मैच भी 3 साल से ज़्यादा अरसे के बाद ही जीता है और साथ ही सीरीज़ जीत लिया है। लेकिन ये इस सीरीज़ का आगाज़ उस तरह नहीं हुआ था, इस सीरीज़ का आगाज़ हुआ था 823 रन वाले वो इनिंग्स से जो मज़े की बात ये है कि इंग्लैंड ने अगली जितनी भी इनिंग्स खेली हैं, पूरे जो उनका टूर था उसमें उन्होंने कोई शायद 814 के करीब रन हाँ। किए हैं और 40 विकेटें गंवाई हैं। और ये जो हैरी ब्रूक है इसने इंग्लैंड से ज़्यादा रन पाकिस्तान में किए हुए हैं और इधर ये 3 इनिंग्स में 0, 9, 5 तो ये फिर runs ही इसमें गायब हो गए। क्रेडिट फिर जाता है ना फिर आके बॉल को, ये जाता जो है, क्यों इन्होंने नहीं जाता? फर्स्ट मैच के बाद अलीम डार को उन्होंने हाँ। फिर मोहसिन नकवी को भी क्रेडिट of जाना course चाहिए। जाता है। उन्होंने इतनी कोई डिफरेंट और अनऑर्थोडॉक्स सिलेक्शन की है कि एक अंपायर को, जो कि बड़ा आई थिंक हिस्ट्री में बहुत कम दफ़ा हुआ है, एक अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में इंक्लूड किया है, तो इन दोनों को फिर क्रेडिट तो बनता है। यार देखो, ऐसा कोई कल्ट नहीं है, कम से कम मुझे अपना तो पता है, मेरे अंदर नहीं है कि मैं कह दूं कि अब आकिब के साथ एक जगह पे आपका डिसएग्रीमेंट है तो आप हर जगह से उस बंदे को डिस्कार्ड कर दो। अभी रिजवान पे बहस हुई है ना, आप टेस्ट क्रिकेट पे बात कर लो, वनडे पे बात कर लो, मैं रिजवान का सबसे बड़ा सपोर्टर रहूंगा, क्योंकि आपके पास बेस्ट कीपर आपका है ही नहीं रिजवान से अच्छा। रिजवान इज द फर्स्ट चॉइस जो T20 में पाकिस्तान में रिजवान से बेहतर कौन है? बहुत लंबी हो जाएगी, सवाल पूछ लिया उनसे कि लोग बताएंगे, अब आप सही हैं कि मैं। लेकिन अभी आकिब की जो बात कर रहे हैं, अब आकिब को पिच का क्रेडिट जाता है, बिल्कुल। ठीक है। पहले मुझे आप बताओ, ब्रश आपके पास मार 3 मार के, स्पिनर्स हैं, हाँ? 3 स्पिनर्स हैं आपके हाँ पास, जी हैं। तो वो 3 स्पिनर हैं तो वो उन्होंने खिलाए हैं और रिजल्ट आया है। देखो पहला टेस्ट मैच जो था उसके अंदर पाकिस्तान ने यही कोशिश किया था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने सवाल भी किया, उसका यही जवाब सब लोगों से मिल रहा था, कोच कप्तान से, कि यार हम ये एक्सपेक्ट किया था। टिम नेल्सन से मैंने ये क्वेश्चन किया था, जो हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, वो कह रहे थे हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे दूसरे तीसरे दिन पिच टूट जाएगी, वो नहीं टूट सकी। अब अगर आकिब ने मुल्तान की पिच उनसे नहीं टूट सकी तो उन्होंने पिंडी की पिच, जिसका कोई मान ही नहीं रहा था, आकिब ने अगर वो तोड़ लिया है, वो तोड़ने से मतलब कि वो पिच को स्पिन विकेट बना लिया। पिंडी की पिच हमें हमेशा से पता है, आई थिंक जो साउथ अफ्रीका वाला टूर भी था उसमें उस पर हमेशा से बहुत पेस रही है। बांग्लादेश वाला टूर भी था, उसमें मतलब हमने कोशिश की थी कि जिसमें खुरम शहजाद ने भी आई थिंक विकेट्स ली थी, तो वो पिंडी की पिच इज़ नोन टू बी वेरी फास्ट पेस, तो उसको भी उन्होंने रफ कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी एक आई थिंक अचीवमेंट है। पिंडी की पिच पे भाई कभी किसी स्पिनर ने 10 आउट ही नहीं किए टेस्ट मैच के अंदर, कब से टेस्ट क्रिकेट हो रही है, मतलब साजिद खान आई थिंक पहले बने हैं जिन्होंने 10 आउट किए हैं, एंड आई थिंक लेट्स शेयर अ मोमेंट टू मतलब सेलिब्रेट साजिद खान कि उनकी क्या जर्नी रही है, सन ऑफ अ सोल्जर। और एक टाइम पे आई थिंक मैं पढ़ रहा था कि ही यूज्ड टू वर्क इन दुबई, और मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ब्लू कॉलर जॉब्स करके वो अपने आप को फाइनेंस करते थे, जो अपने जो क्रिकेट का इक्विपमेंट होता था, और वहाँ से मेहनत करते करते ही फाइनली मैनेज टू मेक अ डेब्यू। और डेब्यू करने के बाद भी वो बड़ा उनका एक गिला था कि परफॉर्मेंस करके भी टीम से वो बाहर हो जाते थे, बट अब जिस तरीके से ये दोनों वापस आए हैं, मतलब इन्होंने तो पूरी दुनिया में धूम मचा दी है।
यार बिल्कुल, साजिद जो है ना बहुत ही नाइस और स्वीट आदमी है वैसे, मतलब पर्सनली भी। क्यों, आपका इंटरेक्शन हुआ? मैंने देखा है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा में भी आते हैं जो बात करते हैं। अच्छा, एक और इस बात से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है, साजिद ने जो जवाब देते हैं ना सवालों के, बहुत ही सही जवाब टेक्निकल दे। और बहुत ज़बरदस्त। मैंने उनसे पूछा था हैरी ब्रूक के बारे में कि यार ये बंदा तो हमें छोड़ता ही नहीं है, इसने 300 मारे थे 2022 में, इधर एक ही मैच में 300 मार गया और आपने आते 3 बॉलों में आउट कर दिया। तो वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था। उन्होंने कहा था मैं पेशावर में था और मैं मैच देख रहा था, फर्स्ट मैच। पहले तो आप ये देखो कि एक बंदा जो मैच टीम में गेम नहीं है अवेयरनेस। वो वैसे ही डिसहार्ट हो के होता है, यार मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये वो मैं देखते ही नहीं हूँ। इंडिया के रिसेंट पता नहीं रेयान पराग थे या कौन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक प्लेयर ने बोला था कि यार मैं मैच ही नहीं देखता, तो लोगों ने बड़ा रगड़ा उनको। लेकिन साजिद ने कहा कि मैं मैच देख रहा था, पेशावर में था, तो ये उसी तरह बैकफुट पे खेलता है जैसे मोहम्मद यूसुफ खेलते हैं। हैरी ब्रूक फास्ट बॉलर को भी बैकफुट पे जाके वो स्टंप एक्सपोज करके मारता है कवर में से। तो उसने टेक्निकल पॉइंट पकड़ा, उधर आके अगले मैच में उस बंदे को मौका मिला, उसने आके आउट कर दिया। रिजल्ट्स नजर आते हैं जो भी, ठीक है, अगर मेंटली अवेयर होता है ना। अब 4 तो इनिंग्स में 19 आउट किए हैं उन्होंने, आई हाँ, थिंक बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट। लेकिन वो देखें उस बंदे की गेम सेंस, एक तो वो मैच देख रहा है, दूसरा उसने टेक्निकल पॉइंट नोट किया, जाहिर है जो खेलता है उसको ज़्यादा टेक्निकल, फिर उसने आके वो चीज़ अप्लाई करके उसमें सक्सेस हासिल की, फिर एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा आउट किया है। ठीक है, तो साजिद खान ने और भी ऐसी, खैर उनकी काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बात करते हैं तो नज़र आता है बंदे को बहुत ज़्यादा। हाँ, पिच के ऊपर उन्होंने बात की, मुल्तान वाली पिच में साइड से स्पिन हो रहा था, जो पिंडी की पिच है, इसमें पहले दिन पहले ओवर से मिडल ऑफ सेंटर ऑफ द विकेट जो है वहाँ से टर्न मिल रहा था। तो वो उनकी बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल जो मैंने नोट किया कि बॉल नॉलेज बंदे का बहुत अच्छा है, और वैसे बहुत अच्छा, मतलब लाइक एक चीज़ मैं बस शेयर करना चाहूँगा कि मतलब आई वॉन्ट टू स्पेयर अ थॉट फॉर नुमान अली। मतलब ऑल्दो उनके दिमाग में शायद इस तरह की थॉट ना हो, उन्होंने आई थिंक पहले वाले मैच में 11 विकेटें ली हैं, टोटल उनकी 20 विकेट्स थी। थोड़ा सा वो साजिद खान से अहेड थे, मतलब इकोनॉमी में भी बेहतर थी, विकेट्स भी ज़्यादा थी, बट फॉर सम ऑड रीज़न, आई नो साजिद ने बहुत अच्छे मतलब क्रूशल मोमेंट्स पे विकेट्स लिए हैं, बट ना उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मिला है नुमान अली नहीं को, यार। ना उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। ये चीज़ें नहीं मैटर करती, क्योंकि देखो साजिद को क्यों मिला है उसकी एक डिफरेंट रीज़न है, और साजिद की इकोनॉमी की आप बात कर रहे हो, देखो अब वही टेक्निकल बात है, साजिद ऑफ स्पिनर है, और इंग्लैंड में ज़्यादातर कौन थे, नुमान भी ऑफ स्पिनर है, बस राइट और लेफ्ट है उनका फ़र्क है। वही उसके, लेकिन उसमें डिफरेंस है ना। अब जो मैचअप की बात आप करते हो तो यूजुअली टेस्ट क्रिकेट में इतने नहीं होते, लेकिन इंग्लैंड के पास सारे बैटर्स जो है ना मोस्टली सिवाय बेन स्टोक्स के राइट हैंडर है। तो राइट हैंडर जो है वो मारता है लेफ्ट राइट आर्म ऑफ स्पिनर को, लेकिन लेफ्टी जो है वो उसको सही कंट्रोल कर बात है, लेता है। हाँ, ठीक है, बेहतर हो तो जाता है। नुमान अली उस लिहाज से कंट्रोल तो अच्छा दे रहे थे। अवेज अब जो जाता है बहुत। वो मैं आपको वो बता देता हूँ, जो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात हुई है कुछ लोगों के साथ। वो जो पिच है ना, जब आपको साइड से पिच, मुल्तान वाली पिच जो रीयूज़ हो रही थी, उसमें साइड से जो स्पिन मिल रहा था, वो जो उसलिए वो राइट हैंडर जो है ना, वो राइट हैंडर्स को ही आउट कर रहा था, राइट आर्म स्पिनर जो है। खैर इन शॉर्ट ये है कि वो जो मैन ऑफ द मैच मिला वो इस वजह से मिला है क्योंकि साजिद ने बहुत क्रूशल विकेट्स लिए हैं, हैरी ब्रूक को आउट किया है, जो रूट को आउट किया है, और इस तरह करके। तो और मैन ऑफ द सीरीज़ भी इसलिए मिला है कि दोनों मैचेस में बहुत क्रूशल स्पेल्स किए हैं। नुमान अली ने भी किए हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन नुमान अली का वो बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा यार, वो बेन स्टोक के हाथ से बल्ला ही निकल गया और वो पीछे वाले फील्डर के पास जा रहा है। तो बेन स्टोक की काफ़ी ऑफ कलर रहा है वो इस सीरीज़ में। इवन पैज मकल्लम ने उसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट किया कि यार डेफिनेटली वो बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड वाला बंदा है, लेकिन ऑफ कलर रहा है। लेकिन एशिया में ना ऑफ कलर हमेशा ही रहता है, 26 की एवरेज है बैटिंग की एशिया में बेन स्टोक्स की, तो इसलिए बिल्कुल। और आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है दैट साजिद खान एंड नुमान अली स्पन अ वेब अराउंड इंग्लैंड्स बैटिंग लाइनअप। थोड़ी सी बात करेंगे, मतलब पाकिस्तान को मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था होम सीरीज़ ना जीतने पे, और 3 साल बाद हमने तो जीत ली, मिलना भी चाहिए। 3 साल आप अपने होम पे नहीं वो जीतो तो जीते हैं, लेकिन लेकिन जहाँ आप से क्रिटिसिज्म आ रहा था वो लोग तकरीबन 12 साल बाद होम सीरीज़ हार गए हैं। यार ये तो ये मतलब वो नहीं कहते कि क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। तो मतलब मुझे तो बहुत ऑनेस्टली थोड़ी सी तसल्ली हुई है। जो भी इंडियन फैंस हैं, क्या तासुरात हैं आपके हमारे इस हमारी जीत को देखते हुए? ये तो गंभीर एरा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब अभी इस बात से ही निकल नहीं गंभीर रहे। हैं वैसे, गंभीर बड़े रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। मैंने देखा है कोई वनडे 26 सीरीज हार गए 27 साल श्रीलंका बाद से, हाँ। श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार रहे हैं। 32 साल, पता नहीं कितने 35 या 32 साल बाद वो न्यूजीलैंड से टेस्ट हार गए घर पे। ये गंभीर नए रिकॉर्ड बनाने आए हैं इनके मतलब मेरे ख्याल से। गंभीर एरा स्टार्ट हुआ है तो बातें गंभीर एरा की ऐसे हो गई हैं जैसे बेसबॉल की स्टार्ट हुई थी। हाँ। बात तो इस वजह से हुई थी क्योंकि उन्होंने एक प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट था। तो जब
प्ले करना शुरू किया तो बात हुई है। यहाँ पे आने से पहले ही अब गंभीर का वो जो स्टार्ट, खैर ये चीज़ें होती हैं आजकल के वो डिजिटल दौर में कि वो जब आया नया कोच तो उसकी वीडियो आई है तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन खैर वो उसका आगाज़ अच्छा हुआ नहीं है करियर का एज अ कोचिंग। अब श्रीलंका में वो वाइट बॉल सीरीज़ हार गए हैं अपने अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी जो डिफीट है ना उनके लिए वो टेस्ट की है। 36 साल से न्यूजीलैंड एक टेस्ट मैच नहीं जीता था उधर 1988 से लेके, और अब वो डायरेक्ट सीरीज़ ही जीत गए सॉरी। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये सारे लोग इंडिया में हैं और वो कभी जीत के नहीं जा सके। लेकिन अच्छा, जो MS धोनी है वो 3 मैचेस हारे हैं अपने करियर में होम पे, उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है टेस्ट की कप्तानी लेके, लेकिन रोहित शर्मा तो अभी 4 मैचेस हार गए हैं और सीरीज़ भी हार गए हैं। तो मैं यही कह रहा था यार, ये जो विराट कोहली को इन्होंने हटाया, विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त कैप्टन थे, उन्होंने कल्चर चेंज किया था। कल्चर चेंज किया विराट कोहली, ऊपर से मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि वो उतनी ज़्यादा ट्रॉफीज़ नहीं जीत सके या शायद उनका इतना लुक्रेटिव करियर रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट कैप्टन्स। मतलब उन्होंने जिस डोमिनेंस जो थी ना उनके एरा में, ट्रॉफीज नहीं जीत सके वाइट बॉल में, इसमें रेड बॉल में आप जरा देखें उन्होंने कितनी टेस्ट मैच जीते। वो टेस्ट मैच जीते, मैं वाइट बॉल की बात कर रहा हूँ जो टूर्नामेंट्स में नहीं जीत सके, बट वो वाइट बॉल की बात है। लेकिन ओवरऑल यार विराट कोहली यार, एक तो ये ट्रॉफीज वाला सही है, वैसे बात ठीक है, इवेंचुअली आपका मकसद ट्रॉफी जीतना होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ना पाकिस्तान इंडिया ने सीरियस ले लिया। मुझे बताओ पाकिस्तान ने कितने वर्ल्ड कप जीते? मैं 2, 92 में, 2009 में। और आजकल जिस प्लेयर को जब रगड़ना होता है ट्रॉफी पे इतना रगड़ते हैं, इतना। ठीक है आप क्रिटिसिज्म करो यार, आपकी मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये है कि 2 वर्ल्ड कप आपने जीते हुए, इसका मतलब है जो आपके प्लेयर, अब शोएब अख्तर वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ, क्या वो बड़ा प्लेयर नहीं है? मैं आज के प्लेयर के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन हर बात पे, हर मौके पे यार ट्रॉफी नहीं जीता, ट्रॉफी। विराट कोहली के ऊपर ट्रॉफी का इल्जाम, चलो अब तो वो T20 वर्ल्ड कप जीत गया, वो तो जीते हुए हैं, एज अ स्किपर बात हो रही है, एज अ स्किपर भी यार, जो टेस्ट में विराट कोहली कुछ तो है ना, बेंगलोर इतनी देर से वो कैप्टन करते रहे, कुछ एक वो कुछ ना होती हैं, कोई आप उसको कोई डिफरेंट मतलब मेटाफोरिकल चीज़ें कह लें या कुछ डिफरेंट उसका वर्ड कर लें, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं। अब वो कोई एज अ स्किपर वो नहीं जीत सके, और धोनी अंडर 19 का वैसे जीते हुए हैं, लेकिन स्टिल चलो आप कह रहे हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन यार एक बंदा पूरा फास्ट बॉलिंग कल्चर लेके आया इंडिया में। फास्ट बॉलिंग कल्चर उस तरह से नहीं था। बुमराह, शमी, ये जो आज लोग बॉलिंग कर रहे हैं, इनको विराट कोहली के और यार 2 विराट कोहली की टीम 2 BGT सीरीज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है। बिल्कुल चलें, दैट्स इट फॉर टुडे। आप सारे व्यूअर्स जो हैं देख रहे हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दिस, हैज़ ऑलवेज बिन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर अस फैंस एज वेल। लेट अस नो व्हाट यू वुड थिंक अबाउट आवर शो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।